नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। 17 लाख लोग और 3500 करोड़ से ज्यादा की लूट। एक ऐसी योजना जिसने अमीरों से नहीं, बैंकों से नहीं, बल्कि गरीबों से 10-10, 20-20 रुपए लेकर देश के सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया। मैं बात कर रहा हूं शारदा चिटफंड घोटाले की। चिट फंड घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। सुदीप्तो सेन को उसके दो सहयोगियों के साथ मंगलवार को जम्मू और कश्मीर के सोनमर्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। 20 रुपया करके महीना 600 रुपया अपना बेटी के शादी खाती हम लोग रखा। हम जो रखा अपना बुढ़ापा खाती क्लास में भीख मांगेंगे। 13 साल तक जेल में रहने के बाद इस घोटाले का मास्टरमाइंड सुदीप सेन अब बेल पर बाहर आ चुका है। 380 से ज्यादा केस का आरोपी जिसने गरीब मजदूरों को अपना निशाना बनाया, वो अब बाहर आ रहा है। तो कौन थी शारदा माता जिनके नाम पर करोड़ों का गबन किया गया? इस योजना को अंजाम देने में बंगाल के कौन कौन से बड़े नेता शामिल थे? कौन था वो शख्स जिसने पलक झपकते ही देश और दुनिया में अपनी थाप जमाई? बड़े बड़े कलाकार और बड़े बड़े नेता इसके आगे पीछे घूमने लगे थे। एक्सपोज फाइल्स के इस एपिसोड में आज कहानी शारदा चिटफंड के अनकहे अनसुने पहलुओं की। Scams of news in a bank loan. शारदा देवी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और आध्यात्मिक साथी थी। रामकृष्ण परमहंस बंगाल के वो महान संत माने जाते थे जिन्हें पूरा बंगाल भगवान की तरह पूजता था। शारदा देवी को लोग होली मदर या श्री मां कहकर बुलाते हैं। आज भी बंगाली घरों में, मंदिरों में, आश्रमों में उनकी पूजा की जाती है। नाम सुनते ही लोगों के मन में पवित्रता, भरोसा और आस्था का भाव जाग उठता है। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए कंपनी का नाम शारदा देवी के नाम पर रख दिया जाता है। वो बखूबी जानता था कि इसका फायदा उसे करोड़ों में होने जा रहा था। साल था 2006। सुदीप्तो सेन नाम का व्यक्ति शारदा ग्रुप की शुरुआत करता है। इस ग्रुप का फाउंडर भी था और चेयरमैन भी यही था। कहा जाता है ये पूरा घोटाला इसी व्यक्ति के दिमाग की उपज थी। यही वो मास्टरमाइंड था जिसने पूरा खेल डिजाइन किया और उसे अंजाम तक पहुंचाया। कंपनी खोलने के बाद धीरे धीरे पूरे ईस्ट भारत में अपने लोगों का जाल बिछाना शुरू करता है। हजारों एजेंट्स भर्ती किए जाते हैं। 20 से 30% तक सालाना रिटर्न के वादे गांव गांव में गूंजने लगते हैं। गरीब जल्द से जल्द अमीर बनने के सपने देखना शुरू कर देता है। सुदीप्तो सेन पॉन्जी स्कीम को एक खूबसूरत पैकेजिंग में लपेट कर बेचना शुरू करता है। पॉन्जी स्कीम ये एक इस तरह की इन्वेस्टमेंट फ्रॉड स्कीम थी जिसमें नए इन्वेस्टर्स से पैसे लेकर के पुराने इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न पर वापस कर दिया जाता था। नया इन्वेस्टर जब पैसा जमा करता था तो उसमें से बड़ा हिस्सा पुराने इन्वेस्टर को प्रॉफिट या मैच्योरिटी अमाउंट के नाम पर दिया जाता था। मतलब आज जो आदमी 1 लाख दे रहा है, कल उसमें से 20 या 30 हजार निकाल करके किसी पुराने वाले को दे दिया जाता जिसने 6 महीने पहले पैसा दिया था, इन्वेस्ट किया था। इससे पुराने वाले को लगता कि उसका पैसा सच में बढ़ रहा है और वो और लोगों को भेज देता कि जाओ भाई तुम भी पैसा डबल करवाओ। चार्ल्स पॉन्जी के नाम पर इसका नाम पॉन्जी स्कीम पड़ा। चार्ल्स पॉन्जी 1920 में अमेरिका में इसी तरह का बड़ा घोटाला करने के लिए मशहूर हुआ था। उसने इंटरनेशनल पोस्टल रिस्पांस कूपन्स के जरिए लोगों को आकर्षित किया और बहुत तेजी से पैसा इकट्ठा करने लगा, लेकिन अंत में उसका भी सब कुछ फेल हो गया। ठीक इसी तरह सुदीप तो खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखाया करता था। उसने मीडिया चैनल्स खरीदे, फिल्में प्रोड्यूस की, रियल एस्टेट में पैसा लगाया, बड़े बड़े इवेंट्स कराए, मिथुन चक्रवर्ती और शताब्दी रॉय जैसे सितारों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टीवी पर, पोस्टर्स पर, हर जगह सुदीप्तो सेन का चेहरा लोगों को भरोसा दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस योजना में सुदीप्तो सेन का साथ दे रही थी देवजानी मुखर्जी। देवजानी मुखर्जी शारदा ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी। सारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस इन्हीं के हाथ में थे। दिन रात की एक्टिविटीज, पैसे का लेन देन, नए एजेंट्स भर्ती करना, पुराने इन्वेस्टर्स को ब्याज चुकाना, सब कुछ इन्हीं की देखरेख में होता था। हर महत्वपूर्ण दस्तावेज पर देवजानी के साइन हुआ करते थे। अब कहानी में एंट्री होती है कुणाल घोष की। कुणाल घोष पहले एक पत्रकार थे, बाद में टीएमसी के एमपी बने, लेकिन असल में ये शारदा ग्रुप के मीडिया विंग का बड़े खिलाड़ी माने जाते थे। सुदीप्तो सेन और देवजानी मुखर्जी पैसे लूट रहे थे तो कुणाल घोष उनके लिए भरोसा बनाने का काम कर रहे थे मीडिया के जरिए। शारदा ने जिन न्यूज चैनल्स और मीडिया हाउसेस को खरीदा था, कुणाल घोष इन्हीं चैनलों को संभालने का काम करते थे। शारदा के प्रोग्राम चलाते थे, कंपनी को अच्छा दिखाते थे, लोगों को बार बार बताते कि ये बहुत बड़ी और भरोसेमंद कंपनी है, पैसा लगाओ, मोटा रिटर्न मिलेगा। इस कहानी में एक और राजनेता थे जिन पर मीडिया चैनल्स और न्यूज हाउसेस के जरिए शारदा के बिजनेस को प्रमोट करने का भी आरोप था। उनका नाम था संजय बोस।
इन सब की कोशिशों के बाद शारदा ग्रुप पूरे पूर्वी भारत में अपना बिजनेस बढ़ा रहा था। अब सिर्फ कमीशन नहीं दिया जा रहा था, महंगे महंगे तोहफे भी लोगों को दिए जाने लगे। मोटरसाइकिल, फ्रिज, टीवी, घड़ी, ये उस वक्त बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अब एजेंट्स ने अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर दिया। इस तरह एक विशाल एजेंट पिरामिड बन चुका था। नीचे छोटे एजेंट्स, ऊपर बड़े एजेंट्स और सबसे ऊपर सुदीप्तो सेन, देवजानी मुखर्जी और मंत्री जी। कंपनी के लोग मंत्रियों के करीब घुमा करते थे, इवेंट्स में उनके साथ दिखा करते थे और मदन मित्रा नाम के एक मंत्री कंपनी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन दिया करते थे। इन सब ने मिलकर 200 से ज्यादा शेल कंपनीज बनाई। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसा घुमाया जाता था, मनी लॉन्ड्रिंग होती थी ताकि असली सोर्स का पता ना चल सके। रेगुलेटर्स यानी सेबी और आरबीआई से बचने के लिए ये पूरा नेक्सस बनाया गया था। गरीबों से पैसा लेकर एक कंपनी से दूसरी में भेजा जाता था और फिर रियल एस्टेट में भेजा जाता था, वहां से मीडिया में जाता और यहाँ तक कि वहां से होकर विदेश में भी जाया करता था। शारदा ग्रुप की फ्रंटलाइन कंपनीज आम लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए सिक्योर्ड डिबेंचर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंशियल बॉन्ड्स जारी किया करती थी। मतलब लोगों को कागज थमाकर कहती थी, ये बॉन्ड खरीद लो, ये सिक्योर्ड है, तुम्हारा पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, तय समय पर ब्याज के साथ पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा, ये तुम्हारा बॉन्ड है और तुम शेयर धारक हो। लेकिन असल खेल यहाँ था। इंडियन सिक्योरिटीज रेगुलेशंस एंड कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 67 के मुताबिक कोई भी कंपनी 50 से ज़्यादा लोगों से पैसा नहीं जुटा सकती थी बिना प्रॉपर प्रोस्पेक्टस जारी किए, बैलेंस शीट पब्लिश किए, अकाउंट्स ऑडिट कराए और सेबी से साफ साफ परमिशन के बिना इलीगल था। शारदा वालों ने 50 से कहीं ज़्यादा हज़ारों लाखों लोगों से पैसा इकट्ठा किया, कोई प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किया, कोई बैलेंस शीट नहीं दिखाई, अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कराया और सेबी की तो बात ही छोड़ दो, उन्होंने सेबी को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। जैसे ही सेबी ने फाइनल नोटिस थमाया कि तुम गलत तरीके से पब्लिक से पैसा जुटा रहे हो, शारदा ग्रुप के मैनेजमेंट ने एकदम अपना रंग बदल लिया। पहले तो वो सिक्योर डिबेंचर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंशियल बॉन्ड्स बेच रहे थे, लेकिन सेबी का नोटिस आते ही उन्होंने चुटकी में सब कुछ चिट फंड बता दिया, क्योंकि चिट फंड्स एक्ट 1982 के तहत आते हैं और उसका रेगुलेशन सेबी नहीं करती है। चिट फंड के मामले राज्य देखता है, सेबी नहीं। चिट फंड वो सिस्टम है जिसमें कई लोग हर महीने एक निश्चित रकम जमा करते हैं, फिर लॉटरी, बोली या टेंडर से तय होता है कि किसे पूरा अमाउंट मिलेगा। बाकी लोग बारी बारी से अपना नंबर आने पर पैसा लेते हैं, जिसे आज कमेटी भी कहा जाता है। शारदा चिटफंड ने जानबूझकर ये खेल खेला ताकि सेबी की पकड़ से बचा जा सके, लेकिन सेबी जांच कर चुकी थी। उसने कहा कि ये कोई चिटफंड नहीं है बल्कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसके लिए सेबी की मंजूरी जरूरी है। सेबी ने 2011 में शो कॉज नोटिस दिया, फिर 2012 में सख्ती बढ़ाई और आदेश दिया कि नया पैसा जमा करना बंद करो वरना कार्रवाई की जाएगी। ये खबर एजेंट्स और आम लोगों तक पहुंचने लगी। जो लोग पहले लालच में फंसकर पैसा जमा करवा रहे थे, अब उनमें शक पैदा हो गया। नए इन्वेस्टर्स सोचने लगे कि भाई अगर रेगुलेटर खुद कह रहा है कि पैसा देना बंद करो तो ये स्कीम कितनी सेफ है। एजेंट्स भी घबरा गए क्योंकि अब नया कस्टमर फंसाना मुश्किल हो रहा था। 2013 की शुरुआत में पूरा खेल बिगड़ने लगा। कंपनी में नया पैसा आना तेजी से कम हो गया, धीरे धीरे रीपेमेंट्स रुकने लगी, लोग अपना पैसा मांगने लगे। अब कंपनी के पास देने को कुछ नहीं बचा था। इधर सेबी ने फिर से नोटिस भेजकर पूरा हिसाब किताब मांगा, सारे पेपर्स मांगे, अकाउंट्स डिटेल्स मांग ली। शारदा ग्रुप ने सेबी से थोड़ा समय मांग लिया। उन्हें समझ आ चुका था कि बचने का रास्ता अब बचा नहीं है। 26 मार्च 2013 को शारदा ग्रुप के अपनी मीडिया आउटलेट बंगाल पोस्ट ने ऐलान किया कि 1 अप्रैल से मीडिया हाउस पर ताला लग जाएगा। एक झटके में 1500 से ज्यादा पत्रकारों की नौकरी चली गई। इन लोगों को उनका पीएफ, इनकी ग्रेच्युटी, इनकी सैलरी कुछ भी नहीं दिया गया। जब यह खबर फैली तो लोगों की समझ में आने लगा कि कंपनी के पास अब पैसे नहीं बचे हैं। अगर मीडिया चैनल्स बंद हो रहे हैं और कर्मचारियों को एक पैसा भी नहीं मिल पा रहा है तो मतलब साफ है, कंपनी डूब चुकी है। उसी समय इन्वेस्टर्स और एजेंट्स के चेक बाउंस होने लगे। एजेंट्स के घरों के सामने भीड़ जमा होने लगी। फिर आया 6 अप्रैल 2013 का वो दिन। सुदीप्तो सेन ने सीबीआई को 18 पेजेस का एक कन्फेशन लेटर लिखकर भेजा। उसमें उसने कई बड़े बड़े नेताओं को भारी भारी रकम देने के आरोप लगाए। कई सारे नेताओं के नाम लिए, तकरीबन कहा जाता है 22 नेताओं के नाम लिए, जो लगभग हर बड़ी पार्टी से जुड़े हुए थे, हर पार्टी से। मतलब साफ था कि घोटाले का पैसा सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं था, बल्कि कई पार्टीज के नेता इस गंदे खेल में डूबे हुए थे। चिट्ठी लिखने के कुछ ही दिन बाद सुदीप्तो सेन, देवजानी मुखर्जी और उनके करीबी लोग गायब होने लगे। जैसे ही मालिक भागने लगे, कंपनी का पूरा सिस्टम ढह गया। इन्वेस्टर्स और एजेंट्स दोनों सड़कों पर उतर आए। ग्रुप के ऑफिस में तोड़फोड़ करना शुरू हो गई। करीब 220 एजेंट्स ने खुद को खत्म तक कर लिया था।
तारीख आई 14 अप्रैल। आखिरकार पुलिस ने सुदीप्तो सेन और टीएमसी लीडर कुणाल घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 15 अप्रैल तक का एक और मीडिया आउटलेट सकल बेला भी बंद हो गया। 17 अप्रैल को 600 से ज्यादा एजेंट्स टीएमसी के हेडक्वार्टर पहुंच गए। जोरदार प्रदर्शन किया गया। ये वो वक्त था जब लाखों परिवार समझ चुके थे कि उनकी जिंदगी भर की मेहनत, बेटी की शादी का पैसा, बच्चों की पढ़ाई का पैसा, सब कुछ लुट चुका है। जबकि जिन नेताओं को सुदीप्तो सेन ने पैसा दिया था वो या तो चुप थे या फिर बचने की कोशिश कर रहे थे, योजनाएं बना रहे थे। तारीख आती है 18 अप्रैल 2013। सुदीप्तो सेन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया, लेकिन तब तक वो फरार हो चुका था। आखिरकार 23 अप्रैल को सुदीप्तो सेन, देवजानी मुखर्जी और अरविंद को कश्मीर के सोनमर्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को वहां से पकड़ कर लाया गया। बंगाल की हालत उस वक्त इतनी खराब हो चुकी थी कि लोग सड़कों पर थे, ऑफिसेस तोड़े जा रहे थे, एजेंट्स पीटे जा रहे थे। पूरा माहौल गुस्से और मातम से भरा हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना देर किए हुए एक 4 सदस्यीय एसआईटी बना दी। उसके हेड थे रिटायर्ड जस्टिस शामिल कुमार सेन। एसआईटी को पूरा केस जांचने का जिम्मा सौंप दिया गया। 24 अप्रैल को ममता बनर्जी ने 500 करोड़ रुपए का रिलीफ फंड घोषित कर दिया। कहा गया कि छोटे छोटे डिपॉजिटर्स को उनके जमा किए गए पैसे के हिसाब से कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए। लेकिन 3500 करोड़ के घोटाले के सामने 500 करोड़ बहुत कम था। घोटाले में उन सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया जो इसमें कहीं ना कहीं शामिल थे। इनमें 2 सांसद भी थे, टीएमसी के कुणाल घोष और संजय बोस, पश्चिम बंगाल के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजत मजूमदार, एक टॉप फुटबॉल क्लब के अधिकारी देवव्रत सरकार और स्पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट मंत्री मदन मित्रा। ज्यादातर को कुछ महीने या साल बाद जमानत दे दी गई। कोर्ट में केस चलते रहे, लेकिन असली सजा किसी को भी नहीं हुई। फरवरी 2014 में सुदीप्तो सेन को एक छोटे मोटे मामले में दोषी ठहराया गया। आरोप था कि उसने अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि यानी कि पीएफ में 30,000 रुपए जमा नहीं किए थे। इस छोटे से मामले में कोर्ट ने उसे सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई। बाकी के केसेस में गवाह नहीं मिले। जिस आदमी ने 3500 करोड़ रुपए लूटे, लाखों परिवार बर्बाद किए, 220 एजेंट्स ने खुद को खत्म कर लिया, उसकी वजह से उसे सिर्फ 3 साल की सजा मिली, और वो भी सिर्फ पीएफ न जमा करने के मामले में। असली घोटाले के लिए अब तक कोई बड़ी सजा किसी को नहीं हुई। बाद में सुदीप्तो सेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखे। इन पत्रों में उसने फिर से कई राजनीतिक नेताओं के नाम लिए जिन्होंने उससे पैसे लिए थे, उगाही की थी। 1 दिसंबर 2020 को उसने एक पत्र लिखा और कहा, कथित रूप से एक नेता हैं जिसने मुझसे 6 करोड़ रुपए वसूले थे। वो नेता थे भाजपा के शुवेंदु अधिकारी। एसआईटी के चीफ जस्टिस शामिल कुमार सेन खुद सीबीआई की नजर में आ चुके थे। सीबीआई ने आरोप लगाया कि जब एसआईटी ने ग्रुप के सॉल्ट लेक स्थित मिडलैंड पार्क ऑफिस से छापा मारा तो वहां कई इंपॉर्टेंट चीजें जब्त की गईं। उनमें एक लाल डायरी और एक पेन ड्राइव भी थी जिसमें प्रभावशाली लोगों को दिए गए पैसे के पूरे ब्यौरे के बारे में लिखा हुआ था। कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से मंत्री हैं, पुलिस वाले हैं, किसको कितना पैसा दिया गया, सब कुछ। लेकिन सीबीआई को ये सबसे ज़रूरी सबूत कभी नहीं दिया गया। इसके अलावा सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि सुदीप्तो सेन को जब अप्रैल 2013 में जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग से गिरफ्तार किया गया था तब उसके पास जो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप थे वो सब भी एसआईटी ने जब्त किए थे, लेकिन सीबीआई को नहीं सौंपे गए। कुछ फ़ोन और लैपटॉप्स गायब थे। देवजानी मुखर्जी ने भी सीबीआई को बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस एसआईटी ने जब्त किए थे, लेकिन सीबीआई कह रही है कि वो कभी उनके पास पहुंचे ही नहीं। मतलब साफ है, लाल डायरी और पेन ड्राइव में जो नाम थे वो शायद इतने बड़े थे कि उन्हें बाहर आने नहीं दिया गया। सुदीप्तो सेन के फ़ोन और लैपटॉप में जो बातचीत और ट्रांजैक्शंस के सबूत थे वो भी गायब कर दिए गए। सुदीप्तो सेन को 3 साल की सजा फरवरी 2014 में सिर्फ एक छोटे से केस में हुई। तो आज तक वो जेल में कैसे है? आज 1-2 दिन पहले उसको बेल क्यों दे दी गई है? अब तक जेल में कैसे रहा? क्योंकि 300 से 80 ज़्यादा केस चल रहे थे। चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मनी लॉन्ड्रिंग, पॉन्जी स्कीम वाले सैकड़ों मुकदमे। इनमें से ज़्यादातर केसेस में ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ या सालों साल चलता रहा है। हर केस में अलग अलग चार्जशीट, अलग अलग कोर्ट, और सरकार और सीबीआई दोनों तरफ से देरी हुई कि ट्रायल पूरा हो ही नहीं पाया। इसलिए सुदीप्तो सेन 2013 में गिरफ्तार हुआ और बिना कन्विक्शन के 13 साल तक जेल में रहा। ये अंडर ट्रायल डिटेंशन था। हर बार जब एक केस में बेल मांगता तो दूसरे केस की वजह से जेल में ही रह जाता। हाल ही में कई केसेस में देवजानी मुखर्जी को भी बरी कर दिया गया क्योंकि प्रोसिक्यूशन गवाह पेश नहीं कर पाया। कुणाल घोष कुछ केसेस में 2022 और 24 में बरी हो गए, कोई बड़ी सजा नहीं मिली। मदन मित्रा का केस लंबित है, कोई फाइनल कन्विक्शन नहीं हुआ। संजय बोस को बेल मिल गई, कोई सजा नहीं हुई। असम के पूर्व डीजीपी शंकर बरुआ पर जांच हुई, सीबीआई ने घर सर्च किया, बाद में उन्होंने खुद को भी खत्म कर लिया। तो ये थी कहानी शारदा चिटफंड घोटाले की।
भारत की गंदी राजनीति की, हमारे सड़े हुए सिस्टम की? आप कमेंट करके बताइए कितना आसान है इस देश में घोटाला करना। नमस्कार।